तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक योद्धा दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे सैनिक पड़े होते हैं जो किसी अनजान जगह पर किसी जरूरी काम के लिए जा रहा था और खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहीं पर क्वीन आ जाती है जो कि उसे पत्थर का बना देती है और सभी सैनिक ले जाकर उसे पानी में फेंक देते हैं। वहीं पर हम एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो कि उस योद्धा का दोस्त होता है और वह खुद को क्वीन से बचाने के लिए जाकर पानी में कूद जाता है, जहाँ पर उसे पहले से ही बहुत सारे पत्थर बने हुए योद्धा दिखाई देते हैं। दरअसल उन्हें क्वीन ने ही पत्थर का बनाया होता है। अब कहानी एक अलग टाइमलाइन यानी कि प्रेजेंट रसिया में शुरू होती है और हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मशहूर मैजिशियन होता है और मैजिकल परफॉर्म करके लोगों को एंटरटेन करता था। एक दिन जब इवान अपना शो परफॉर्म करने के बाद घर जा रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जो कि उसे बताती है कि बहुत ही जल्द वह दूसरी दुनिया में जाने वाला है और उसके हाथों कुछ बुरा होने वाला है। तब इवान उस बूढ़ी महिला की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से इवान सीधे अपने घर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इवान हमेशा से अकेला ही रहता था और उसके घर में केवल उसकी मेड रहती थी। अगले दिन उसकी मीटिंग एक लेडी के साथ होती है जिसे वह बताता है कि उसके घर में कोई डार्क एनर्जी है और उसने उसके पति को अपने वश में कर लिया है, जिसकी वजह से उसका पति उसे धोखा देता है। अब वह उसके घर में कुछ मैजिकल परफॉर्म करता है। इवान इसके बदले उस लेडी से खूब सारा पैसा वसूल करता है। इवान की पॉपुलैरिटी और उसके मैजिक के बारे में सुनकर एक दिन उससे मिलने के लिए एक लेडी डॉक्टर उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिसका पेशेंट एक छोटा बच्चा होता है जो 6 मंथ से कोमा में होता है। हालांकि डॉक्टर काफी ज्यादा प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था। दरअसल वह छोटा पेशेंट उस लेडी डॉक्टर के भाई का लड़का होता है। आगे डॉक्टर इवान से कहती है कि तुम कैसे भी चमत्कार करके इस बच्चे को ठीक कर दो, बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लेकिन सच तो यह था कि उस लड़के का इलाज इवान के पास भी नहीं होता है और वह हॉस्पिटल से मायूस होते हुए लौटता है। तब उसे अपना बचपन याद आता है। दरअसल बहुत समय पहले जब इवान छोटा था तब वह अनाथालय में रहता था। इस दौरान कुछ शरारती बच्चों ने उसे परेशान करने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था। तब इवान अकेले उस कमरे में रोता रहा, लेकिन तभी उसे एक किल मिलती है जिसकी सहायता से वह गेट को खोलकर बाहर आ जाता है और वह किल आज भी इवान के पास है क्योंकि वह उसे अपने लिए लकी समझता है। एक दिन जब इवान एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तब उससे मिलने के लिए वही आदमी आता है जिसकी पत्नी से उसने ब्लैक मैजिक ठीक करने की वजह से पैसे लिए होते हैं। अब इवान खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उसे एक स्लाइडिंग पाइप दिखाई देती है जिससे कि वह स्लाइड करता है, मगर वह एक पेड़ से बाहर गिरता है। पहले तो वह सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात उस ओल्ड मैन से होती है जो शुरू में क्वीन से बचने के लिए पानी में कूदा होता है, जहाँ वह ओल्ड मैन उसे बताता है कि वह एक अलग दुनिया में आ चुका है। शुरू में तो इवान को लगता है कि यह कोई उसका बुरा सपना है, लेकिन वह ओल्ड मैन उसे एक रिंग देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो क्योंकि यह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी समय एक एरो उस ओल्ड मैन को लग जाती है और वह देखते ही देखते किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह बिखर जाता है और कुछ सैनिक आकर इवान को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ इवान की मुलाकात वहाँ के किंग से होती है। जब किंग उसके हाथों में वह रिंग देखता है तो वह उसकी रस्सियों को काट देता है और काफी खुश होते हुए इवान को वहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि यह मेरे बड़े भाई किंग एलिया का बेटा इवान है। और यहीं पर हमें वह क्वीन देखने को मिलती है जिसने कि शुरू में उस वॉरियर को पत्थर में कन्वर्ट कर दी थी। अब क्वीन इवान को अपने साथ लेकर जाती है और धोखे से कैद खाने में बंद कर देती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोशे नाम के एक जादूगर से होती है जिसके बॉडी के सभी पार्ट अलग अलग बर्फ में ट्रैप होते हैं। यहाँ पर इवान कोशे से पूछता है कि आखिर वह अपने घर कैसे जा सकता है। तब वह उससे कहता है कि यहाँ से वापस जाने के 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी जान दे दो या फिर तिलस्मी तलवार को ढूंढो जिससे कि दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाएगा। यदि अगर तुम महाराज एलिया के बेटे हो तो सच में तुम उस तलवार को ढूंढ लोगे। आगे वह बताता है कि एक बार वह तिलस्मी तलवार उसके हाथ लगी थी जिससे वह अमर हो गया, मगर बाद में उसे कुछ सैनिक हरा देते हैं, जिसके बाद महाराज एलिया उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बर्फ में रख देते हैं। रात के समय जब सब लोग सो रहे होते हैं तब उस कैद खाने में एक लड़की आती है जिसका नाम नेल्सी होता है और वहाँ पर एक विच भी मौजूद होती है जो कि अपने मैजिक से सभी सैनिकों को बेहोश कर देती है। इसके बाद में नेल्सी कोशे के सभी बॉडी पार्ट्स को बर्फ से निकालकर जोड़ देती है और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब इवान भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। यहाँ पर इवान अपना सामान उठाता है, तभी उसकी वजह से कुछ शोर शराबा होता है और वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, लेकिन नेल्सी एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। अब क्वीन उनके भागने की खबर किंग को सुनाती है, जिसे सुनने के बाद वह सोचता है कि उसके भाई का लड़का इवान एक गद्दार है जिसने कि कोशे को वहाँ से भागने में उसकी मदद की है। आगे हम इवान और बाकी लोगों को जंगल में देखते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी गलती से इवान विच के घर को जला देता है, जिससे विच उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन कोशे उनसे कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उन्हें बहुत ही जल्द यहाँ से तलवार ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। आगे वे लोग
एक लेक पर पहुंचते हैं और यहाँ पर एक मरमेड होता है जिसकी सहायता से कोशे अपने सफर को आसान कर सकता था। सबसे पहले नेल्सी उस मरमेड को बेवकूफ बनाने के लिए लेक के पास बैठती है, मगर नेल्सी मरमेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तब विच खुद को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट कर लेती है और यहाँ पर मरमेड उनके जाल में फंस जाता है। इसके बाद वह विच की जादुई बाल्टी में बैठ जाता है। अब मरमेड भी उनके साथ चल देता है। उधर क्वीन भी उन्हें ढूंढते हुए उसी लेक पर चली आती है जहाँ उसे पता चलता है कि मरमेड भी उनके साथ मिला हुआ है और यह मैसेज वह किंग को दे देती है। इसके बाद वे लोग आगे के सफर के लिए रवाना होते हैं। रास्ता एक गुफा से होते हुए गुजरता है जिसमें कि एक लेडी मॉन्स्टर होती है जो उन्हें देखकर काफी गुस्सा करती है और उन पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर इवान अपना दिमाग लगाता है। वह उस लेडी मॉन्स्टर के सामने गाना गाते हुए नाचने लगता है और इसी का फायदा उठाते हुए सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे उन्हें खूनी नदी पार करनी थी, लेकिन उसमें रहने वाली मछलियाँ काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि किसी भी इंसान के हड्डियों तक को भी खा सकती थी। तब कोशे मरमेड से उन मछलियों को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ उसे काटना शुरू कर देती हैं, जिससे डर कर वह वहाँ से भाग जाता है। अब नदी पार करना एक मुसीबत बन चुकी थी। इसी बात से कोशे और नेल्सी के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर नेल्सी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तब कोशे इवान को नेल्सी की कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले नेल्सी किंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी, जिस पर क्वीन को काफी जेलसी होती है और वो नेल्सी के फैमिली को फ्रॉग में कन्वर्ट कर देती है। यह सब सुनकर इवान काफी दुखी होता है। अब वह नेल्सी को मनाने के लिए उसके पास जाता है और एक रैबिट को पकड़कर वह नेल्सी को देता है, लेकिन नेल्सी डर कर उसे जमीन पर फेंक देती है क्योंकि वह क्वीन होती है जो कि रैबिट का भेष बदलकर उन्हें पकड़ने के लिए आई होती है, जिसे देखकर दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी बहुत सारे सैनिक उनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वे लोग एक कुएं में कूद जाते हैं। यहाँ पर कुएं में मरमेड पहले से ही होता है जो कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेला ही वहाँ पर क्वीन का सामना करने के लिए रुक जाता है। हालांकि वे लोग मरमेड को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तिलस्मी तलवार ढूंढने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। जब क्वीन उस कुएं में जाती है वहाँ पर उसे केवल मरमेड ही मिलता है और वह उसे भी पत्थर का बना देती है। दूसरी ओर जब वे लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें कहीं भी इवान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहीं पर क्वीन और उसके सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने इवान को पकड़ रखा था। अब वे लोग बाकी के लोगों पर भी अटैक कर देते हैं। तब नेल्सी उनसे फाइट करने लगती है और उसी दौरान वह एक चट्टान से खाई में गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर वह खुद को एक फ्रॉग में कन्वर्ट कर लेती है और बच जाती है। अब वे लोग इवान को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तब इवान उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लगता है और वह भागते हुए ऐसे ही स्थान पर जाता है जहाँ बहुत सारी तलवारें खड़ी हुई थी। लेकिन उसी समय क्वीन भी वहीं पर आ जाती है और उस पर अपने मैजिक से अटैक करती है। तब इवान उसके अटैक को रोकने के लिए पास पड़ी तलवार को उठा लेता है और उसे क्वीन के मैजिक पर चला देता है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है और वह काफी दूर गिरती है क्योंकि वह कोई साधारण नहीं बल्कि तिलस्मी तलवार उसके हाथ लग गई थी और उस क्वीन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद वह तलवार कोशे को दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोशे उनके साथ गद्दारी करता है और एक स्टोन के बदले वह उस तलवार को किंग को दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे किंग का हाथ होता है, जो कि हमेशा से उस तलवार को पाना चाहता था ताकि वह सबसे शक्तिशाली और अमर बन सके। लेकिन यहाँ पर किंग भी कोशे को धोखा देता है। तभी नेल्सी किंग को धक्का देती है। इसके बाद तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। तब इवान उस तलवार को उठाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, लेकिन वह यहाँ पर आने के बाद भी काफी दुखी होता है क्योंकि उसे हमेशा नेल्सी की याद आती थी और वह फिर से उस पुरानी दुनिया में जाने के लिए सोचता है। अगले दिन वह जाता है और फिर से उस स्लाइडिंग पाइप में स्लाइड करता है, लेकिन वह दूसरी दुनिया में न जाकर स्विमिंग पूल में चला जाता है। वहाँ से उसे पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है क्योंकि उस पर फ्रॉड के बहुत सारे चार्ज लगाए गए होते हैं। जेल में इवान की मुलाकात फिर से उस ओल्ड मैन से होती है जो कि उस जादुई नगरी यानी कि पुरानी दुनिया में उससे मिला था। वहाँ पर इवान एक पुलिस वाले से उस ओल्ड मैन की छड़ी मांगता है, जिससे कि ओल्ड मैन जादू नगरी जाने के लिए पोर्टल खोल देता है और इवान उस पुलिस वाले की पिस्तौल लेकर जादुई नगरी में चला जाता है। सबसे पहले वह कैद खाने में जाकर एक छोटे से ड्रैगन को कुछ पाउडर खिलाने लगता है जो कि उसे ओल्ड मैन ने ही दिया होता है, जिसे खाने के बाद ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल सकता था। तभी वहीं पर कुछ सैनिक आते हैं और इवान को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर किंग उसके सभी दोस्तों को बांध रखा था। तभी उनके सामने किंग आ जाता है, जिस पर इवान पिस्तौल से गोलियां चला देता है। शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे किंग मर गया, लेकिन वह फिर से वापस खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने उस तिलस्मी तलवार में डायमंड को लगा दिया होता है। अब किंग और क्वीन उन सबको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन आकर किंग के ऊपर आग उगलने लगता है और इसी का फायदा उठाते हुए इवान अपने सभी दोस्तों की रस्सियों को खोल देता है। अब किंग इवान से लड़ने के लिए आता है और वह खुद को ताकतवर दिखाने के लिए तिलस्मी तलवार को जमीन में गाड़कर एक सिंपल तलवार को उठाता है। तब नेल्सी उस तिलस्मी तलवार को उठाने के लिए जाती है,
लेकिन यहाँ पर क्वीन उसे रोक लेती है। अब किंग और इवान के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। यहाँ पर किंग को अपने बड़े भाई महाराज एलिया की याद आ जाती है कि जब वह उससे लड़ाई में जीत नहीं सका तो उसकी पत्नी यानी कि क्वीन उसे किस तरह से पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। किंग इवान को अब मारने ही वाला होता है, तभी वह तलवार कोशे के हाथ लग जाती है, लेकिन किंग उससे कहता है कि यदि अगर कोशे ने डायमंड के टुकड़े किए तो उसके साथ वह भी मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोशे खुद की जान की परवाह न करके अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और डायमंड के टुकड़े करने ही वाला होता है। तभी क्वीन उसका हाथ काट देती है, जो कि किंग के पास जाकर गिरता है। किंग उस डायमंड को उठाता उससे पहले ही इवान अपने पास रखी किल को उसके पैरों में चुभा देता है। इतने ही समय में कोशे का कटा हुआ हाथ डायमंड को उसके पास फेंक देता है और कोशे उसके टुकड़े कर देता है, जिससे कोशे के साथ साथ किंग भी मारा जाता है और क्वीन वहाँ से भाग जाती है। अगले पल नेल्सी और इवान महाराज एलिया के मूर्ति के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, जो कि स्टोन से एक इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सभी लोग साथ बैठकर शाही दावत का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ पर उनका वह मरमेड साथी भी होता है जिसे क्वीन ने पत्थर का बना दिया होता है। अगले दिन इवान उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वह छोटा लड़का होता है और वह उसे विच की जादुई जड़ी को पिलाता है, जिससे कि वह ठीक हो जाता है और फिर से वापस जादू नगरी में चला आता है। हम देखते हैं कि अब उसकी शादी नेल्सी से हो चुकी है और यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे हमें उन सभी योद्धाओं को दिखाया जाता है जिन्हें क्वीन ने पत्थर का बना दिया होता है और वह सब एक साथ पानी से बाहर आते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।